जेएलए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री नारायण दास अग्रवाल जी, लोकसभा के प्रभारी श्री श्याम भदौरिया जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, विनोद चौधरी जी, मुकेश खंडेलवाल जी, पूर्व विधायकगण चौधरी प्रणतपाल जी, रविकांत गर्ग जी, कारिका सिंह जी, समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए हमारे सभी नेतृत्व वर्ग, जिनमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के कल्याण के लिए कार्यरत संस्थाएं, श्री जी बाबा संस्था और ब्रज विकास ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट डीलर एसोसिएशन, मथुरा ओडीओपी से जुड़े हुए इस संस्था के पदाधिकारीगण, रामलीला सभा, दीनदयाल धाम मेला समिति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, होटल एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती और तमाम अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, आप सबका, आगत महानुभावों का वृंदावन बिहारी लाल की इस पावन धरा पर आप ही के बीच होली के अगले दिन ही मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूज्य संतों के सानिध्य में ब्रज तीर्थ विकास परिषद संपूर्ण ब्रज को यहां के मान्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में उसकी पुरातन विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत कर रही है। एक अद्भुत संजोग की विरासत भी और विकास भी, इन दोनों को लेकर के आज देश के अंदर एक नया जो प्रवाह पैदा हुआ है, यह हम सबको देखने को मिला होगा। मैं पिछले 15 दिन से एक गाना सुन रहा हूं और मैं हर बार होली में, बचपन से ही होली के गानों को जब सुनता था, एक बात मुझे ध्यान में आती थी जो अक्सर हम लोग सुनते थे कि होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार जब भी अवसर मिलता है यहां आने का अवसर प्राप्त होता है। आज जब हम होली की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव, यहां पर खेली गई होली की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर है रंगोत्सव के रूप में। और तो श्रद्धालुजनों की भीड़ देखते हुए बनती है। हम लोगों को लगता है जितना कुछ हो पा रहा है ये भी कम पड़ रहा है, अब इसमें और कुछ क्या होना है। एक बृहद योजना के साथ आज उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देखिए इस धरती का कितना बड़ा प्रताप है और कितनी बड़ी ताकत है। याद करिए 2021 में जब वैष्णव महाकुंभ का आयोजन यहां हुआ था,
यमुना मैया के तट पर उन्हीं की कृपा से वृंदावन बिहारी लाल के जो असीम आशीर्वाद और कृपा हम सब पर थी। जिस दिन तक पूज्य संतों का वैष्णव कुंभ यहां पर था, तब तक कोरोना का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं था। और जैसे ही कुंभ विसर्जित हुआ कुंभ की, उसके बाद आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी किस रूप में फैली, पूरे देश में थी, पूरी दुनिया में थी। लेकिन उस सबके बावजूद जो जज्बा था यहां का, वो देखने लायक था और अभिभूत करने वाला था। एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला था। और उस ताकत के कारण ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी के राज्य को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना जैसी महामारी से बचाव करने में सफलता प्राप्त कर। बंधुओं, आज पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर भारत को एक नई पहचान दे रहा है। दुनिया के अंदर हमारे भारत की एक नई पहचान बनी है। लोग सम्मान के साथ भारत को देखते हैं। हमारे देश के प्रति सम्मान का मतलब 140 करोड़ भारतीय दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है तो उसके लिए दुनिया के सामने एक सम्मान देने का एक भाव उसके मन में उभरता है। ये भारत के लोग, हर भारतवासी को सम्मान मिल रहा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, किसके कारण? मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया है, जो विश्वास देश के अंदर बना है, भारत ने जो कार्य किए हैं, सीमा को सुरक्षित भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हुए, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, नए नए संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में दुनिया ने देखा है, भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया। आपने 2014 के पहले गरीब कल्याण के नाम पर देखा होगा, व्यक्ति को, जाति को, मत और मजहब को ध्यान में रखकर के योजनाएं बनाई जाती, चेहरा देख करके, जाति और भाषा देख करके योजनाओं का लाभ किया जाता था। लेकिन 14 के बाद ऐसा नहीं। 14 के बाद तो मोदी जी ने 14 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ और सबका विकास का। इस सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के अनुरूप बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिला। भारी पैमाने पर हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर व्यापारी इन योजनाओं से जुड़ चुका। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इन योजनाओं से वंचित हूं। सुरक्षा सबको, समृद्धि भी सबको, लोक कल्याण का भाव सबके लिए। हमने पुष्टिकरण नहीं, बल्कि मोदी जी ने हर नागरिक की संतुष्टि को आधार बनाया, किसी जाति, मत और मजहब की पुष्टिकरण को आधार नहीं बनाया। और परिणाम है, उसने भारत को एक नई पहचान दी। भारत आज एक नए भारत के रूप में जाना जा रहा है, जहां युवा की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो आम जनमानस की आस्था का सम्मान भी है, जहां पे हमारी पौराणिक विरासत के संरक्षण का कार्य भी हो रहा है, तो विकास के साथ आम नागरिक को जोड़ने का कार्य भी हो रहा है, जहां पे प्रत्येक नागरिक को, हर बेटी को, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी भी है, तो जहां पर अन्नदाता किसान को, भारत की प्रतिभाशाली युवा को विकास के अभियान के साथ जोड़ने की गारंटी भी है।
ये गारंटी, यही मोदी गारंटी है। मित्रों, जो बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता है, 140 करोड़ लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके भारतवासी में गौरव की अनुभूति करते हैं। 2014 के पहले पूर्वोत्तर के राज्यों की स्थिति क्या है? पूर्वोत्तर का राज्य एकदम किस प्रकार की स्थिति थी वहां पे? उग्रवाद चरम पर था, अलगाववाद चरम पर था, जम्मू कश्मीर की स्थिति चरम पर थी। क्या स्थिति थी? पत्थरबाज वहां पर इतने हावी थे, हजारों सुरक्षा बलों के जवान उससे चोटिल होते थे, घायल होते थे, सरकारें कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रहती थी। आज आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी समाप्त, और पत्थरबाजी के समाप्त होने के साथ ही कश्मीर में धारा 370 भी समाप्त हो गई। आप मुझे बताइए, 1952 में ये दर्ज कांग्रेस ने दिया था, जो देश में उग्रवाद का कारण बना था, लेकिन उस समस्या का समाधान किया है मोदी जी ने, और कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त किया। पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और उग्रवाद की समस्या का समाधान ही समाप्त हो गया। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। आज क्या कोई भारत को घुसपैठ भारत की सीमा में करने का दुस्साहस कर सकता है क्या? आज क्या कोई भारत के अंदर आकर के किसी आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है क्या? नहीं, किसी का दुस्साहस है। जब यशस्वी नेतृत्व होता है तो ऐसे ही वह हर एक सर्वांगीण विकास की बात सोचता है, हर एक क्षेत्र में विकास की बात सोचता है, और वो विकास आज हम सबको हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा। पहले सैनिकों को कई कई किलोमीटर दूर तक अपना सामान पीठ पर लाद करके जाना होता था। आज सीमावर्ती क्षेत्र पर भारत की कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो चुकी है कि हमारा जवान उन सीमाओं की रक्षा करते हुए वहां पर अपने साधन से जाता है, सीमाओं को सुरक्षित रखता है, तो पूरा देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मित्रों, ये नया भारत जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में एक नई पहचान की है, आज जब 2024 के हम लोकसभा चुनाव की और अपने समाज के उन प्रबुद्धजनों को, अलग अलग तबके के प्रबुद्धजनों को, जो समाज में एक माहौल बनाते हैं, समाज को लोकतंत्र के प्रति आग्रही बनाते हैं, समाज का एक नेतृत्व वर्ग यहां बैठा हुआ है, और मथुरा लोकसभा की प्रतिष्ठित सीट से मैं आज उनका आह्वान करने के लिए यहीं से आया हूं। हम लोग इसीलिए आए हैं, परिणाम तो सबका है कि आपका आशीर्वाद फिर से हेमा जी को मिलेगा, क्योंकि हेमा जी कला के साथ साथ संस्कृति की प्रतिनिधि है। मुझे याद है जब पहली बार वे सांसद के रूप में सदन में पहुंची, तो सदन में पहुंच करके उन्होंने सबसे पहला मुद्दा क्या उठाया था? उन्होंने सदन में अपनी बात को बहुत शालीनता के साथ कहा। उन्होंने कहा था, उस समय सदन में एक ही बात कही, उन्होंने कहा, मैं ब्रज क्षेत्र का प्रतिनिधि बनकर के यहाँ सदन में आई हूँ, देश के उच्च सदन में आई हूँ, और उच्च सदन में आकर के केवल वहां की पीड़ा को आपके सामने रखना चाहता हूँ। 5000 वर्ष पहले जिस ब्रज क्षेत्र में कृष्ण कन्हैया ने अपनी पूरी लीलाएं रची थी, और उसका साक्षी अगर कोई समय बना था, यमुना मैया बनी थी। यमुना मैया को प्रदूषित करके क्यों छोड़ दिया गया? यमुना मैया की आवाज देश की संसद में उठी थी, और मित्रों, देश की संसद में उसी समय जब नमामि गंगे परियोजना बनी थी, तो नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से फिर भारत सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज आप देखते होंगे नमामि गंगे परियोजना के कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ है, और नमामि गंगे के माध्यम से आज
प्रयागराज में आप जाएंगे तो प्रयागराज में कुंभ करने के लिए जो हमारे पूज्य संतजन जाते हैं या माघ मेले में गए, उनको प्रयागराज बदली हुई प्रयागराज दिखाई दे। वहां पे उन्होंने संगम में बहुत शुद्ध जल को देखा। लेकिन अब गंगा मैया के बाद यमुना मैया की ही बारी है और इसके बारे में हमारी कार्य योजना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ एसटीपी बन चुकी है, कुछ बनने जा रही है। हमने यहाँ पे कुछ अन्य संस्थाओं को भी इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। और जो मोदी जी का संकल्प है, याद रखना, मोदी जी का संकल्प मोदी गारंटी के रूप में 100% होने की गारंटी ही देता है। और उसी गारंटी के साथ वह संकल्प जो कभी आवाज के रूप में आपकी लोकप्रिय सांसद के मुंह से देश की संसद में उठा, जिसके लिए हमेशा चिंतित रहती है, वह वैसे ही साकार होगा जैसे एक एक मुद्दे साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वह 84 कोसी परिक्रमा का मामला हो, चाहे वह वृंदावन मथुरा को एक नई पहचान देकर के, क्योंकि कला की धरती है और एक कला का प्रतिनिधि ही आपका प्रतिनिधित्व करके देश की संसद में अपनी आवाज को उठा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये पहचान आपकी बनी रह सके। और इसके लिए उन्होंने जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस निष्ठा के साथ यहाँ की सेवा की, इतनी बड़ी कलाकार, इतनी बड़ी फिल्म जगत की कलाकार और इतना समय अपने संसदीय क्षेत्र को दे करके, वहां के मुद्दों को संसद में रख करके, विभिन्न मंत्रालयों के सामने रख करके, और मैं तो बहुत जगह कहता हूं कि प्रदेश में भी आकर के मुख्यमंत्री के सामने भी यहाँ की बातों को रखती है कि हमारे मथुरा वृंदावन बरसाना की ये समस्याएं हैं, इनका समाधान होना ही है, इनका समाधान होना ही है। यानी इस प्रतिबद्धता के साथ कार्य बहुत कम होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। और सचमुच अगर इस प्रकार के प्रतिनिधि हो जाए तो मित्रों फिर कोई समस्या नहीं रहती है, अपने आप ही समस्या समाधान का रास्ता तलाश लेती है, समस्या का रास्ता एक समाधान का रास्ता निकालती है। हमारा ब्रज क्षेत्र तो समाधान देता है, समस्या नहीं देता। समाधान किसने दिया? आज से नहीं दे रहा है, पिछले हजारों वर्षों से दे रहा है। और हजारों वर्षों की उस समस्या का समाधान का रास्ता जब आप देते हैं तो आपके साथ मुझे भी जुड़ने में आनंदित होती है। मैं आज के उस अवसर पर तो केवल आपसे ये बात कहने के लिए आया हूं कि हम लोगों ने बदलते हुए इस चुनाव को देखा है, पूरे देश को देखा, और 10 वर्ष में बहुत नजदीक से हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया। मैं इन प्रबुद्ध जनों के सामने पूरा देश आज एक प्रश्न कर रहा है, और प्रश्न ये इस चुनावी समर में दो खेमे बहुत स्पष्ट नजर आ रहे हैं, बहुत स्पष्ट नजर आ रहे हैं। और वह है, एक पक्ष के लिए फैमिली फर्स्ट है तो मोदी जी के नेतृत्व में जो पक्ष है उसके लिए नेशन फर्स्ट है। एक पक्ष जो करता है, कृत्यों से माफिया राज को प्रश्रय देता है, लेकिन मोदी जी का पक्ष कानून के राज को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम करता है। एक पक्ष जो माफिया राज को प्रश्रय देता है वह भ्रष्टाचार का पक्षधर है, और मोदी जी का पक्ष जीरो टॉलरेंस का पक्षधर है। एक पक्ष जो माफिया राज और तुष्टीकरण का पक्षधर है, वह तुष्टीकरण के नाम पर व्यक्ति जाति मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटना चाहता है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से जातिवाद नहीं बल्कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर एक तबके को देने की पक्षधर हम सबको दिखाई देता है।
और इन्हीं सब कार्यों को लेकर के आज हम सब आए हैं। एक तरफ फैमिली फर्स्ट है की बात करने वाला जो एक परिवारवादी लोग हैं, ये अपने परिवार तक ही सीमित होंगे, लेकिन दूसरी तरफ 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानने वाले मोदी का परिवार भी है, और इसलिए मोदी के परिवार का हिस्सा बनकर के हम सब नए भारत का दर्शन कर सके, यह कार्य हम सबको करना है। यानी मोदी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान, मोदी जी का मतलब 4 करोड़ गरीबों के सिर पर छत, मोदी जी का मतलब 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय, शौचालय का मतलब नारी गरिमा का सम्मान भी और बीमारी से मुक्ति भी। मोदी जी का मतलब 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन है। मोदी जी का मतलब 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली का उजाला। आपके पूर्व ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश में 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य हुए थे अकेले उत्तर प्रदेश में। आप अनुमान कर सकते हैं कि इतने बड़े कार्य जिस सरकार में हो रहे हो। मोदी का मतलब 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी का मतलब देश के अंदर 10 वर्ष में 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 16 IIIT और 390 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। मोदी का मतलब भारत मां का सम्मान, हर भारतवासी का स्वाभिमान। मोदी का मतलब विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत। विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा मित्रों जब हमारा मथुरा भी विकसित होगा। और विकसित मथुरा के लिए हेमा मालिनी जैसे प्रतिनिधि भी चाहिए जो आपकी आवाज को संसद में पहुंचा करके अपनी कला के माध्यम से भी, अपनी प्रतिभा के माध्यम से भी यहां को एक नई पहचान दिला सके, एक पहचान उसके माध्यम से मिल सके। और हमारा मानना है मोदी जी ने 2 वर्ष में, पिछले 2 कार्यकाल में, पिछले 10 वर्ष में 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत को पहुंचाया है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में। और तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। आप सहमत हैं? और इस तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित मथुरा के लिए भी हम सबको कार्य करना है। और इसी कार्य के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं, आप सभी प्रबुद्धजनों से। इसमें व्यापार मंडल भी है, अधिवक्ता समुदाय से बार एसोसिएशन भी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी है, शिक्षाविद भी है, समाज के हर तबके के लोग हैं। आप सबका मैं आह्वान करूंगा, आप सभी को प्रधानमंत्री मोदी जी का और हेमा मालिनी जी का प्रतिनिधि बनकर के एक-एक घर में जाकर के इस पूरे चुनाव को अपने हाथों में लेना है। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? तो मेरे साथ बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की